камине в 6 утра. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जब भी बात होता है वॉर की दुनिया में तो सबसे पहला नाम आता है अमेरिका, द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। उसके बाद जब भी कोई वॉर में कूदने की बारी आती है या फिर किसी को उकसाने का बारी आती है तो नाम आता है इसराइल का। तो इस आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईरान और इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ। इन सब की शुरुआत सबसे पहले होती है 1979 में, जब ईरान में रिजीम चेंज हुआ था और एक बदलाव हुआ था, जब रज़ा शाह पहलवी को हटाकर रूहुल्लाह खामेनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। तो एक रिजीम चेंज हुआ था जिसमें डेमोक्रेटिक कंट्री को हटा के एक इस्लामिक रिपब्लिक की बुनियाद पड़ी थी। तो उसी वक्त से इसराइल का दुश्मन ईरान बन गया। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि अगर कोई कंट्रीज कोई नेचुरल पावर या फिर न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले भी इंडिया के साथ भी वही हुआ था। जब इंडिया हमारे देश में न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा था, उसमें बीच में आने की रोकने की कोशिश कर रहा था अमेरिका। उसी चीज को लेकर के ये लोग अब ईरान के पीछे लगे हुए हैं। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है तो फिर इसमें वो कौन होता है, या फिर अमेरिका कौन होता है, या फिर इसराइल कौन होता है, ये डिसाइड करने वाला कि उन्हें न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो इन सब से एक जंग की शुरुआत होती है और उसके बाद फिर इस जंग में कूद पड़ता है अमेरिका। तो इससे एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने की संख्या दिख रही है। इससे पहले इंडिया और पाकिस्तान में जंग हुई, उसके बाद ऑलरेडी एक जंग मिडिल ईस्ट में चल रहा है इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में। इस बीच में फिर अचानक से लेबनान और मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज जो ईरान से इसराइल से भिड़ने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये देखा जाता है कि अचानक से फिर इसराइल ईरान पे हमला कर देता है, ये बोल के कि वो न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये जानने की मेरा ये सवाल है कि अगर कोई कंट्रीज आपस में लड़ते हैं न्यूक्लियर पावर के लिए, तो फिर इसमें किस हद तक का इसमें सही है या गलत है कि अगर कोई कंट्रीज अगर न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है तो इसमें उसके लिए फ़ायदा है या फिर नुकसान है। बनना चाहिए तो किस लिए बनना चाहिए, और नहीं बनना चाहिए तो किस लिए नहीं बनना चाहिए। देखिए, अगर रिसेंट दौर देखा जाए, अगर नॉर्मली ह्यूमैनिटी की बात करें तो मेरे मानना यह है कि न्यूक्लियर वेपन किसी भी कंट्री के पास नहीं होना चाहिए। और अगर किसी कंट्री के पास है तो सबके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर रहेगा तो वो दादागिरी करेगा, सबके ऊपर अपनी दादागिरी जमाएगा, धौंस जमाएगा। और खास करके इन चीज़ों के खतरे में वो देश आते हैं जो देश बहुत सारी चीज़ों में मतलब एक्सपोर्ट करने में आगे है। जैसे आप मान लीजिए इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतार हो गया, ठीक है, ये सब जो कंट्रीज है यहाँ से निकलता है ऑयल। तो अगर इन लोग के पास न्यूक्लियर नहीं रहेगा तो अमेरिका पूरा इन लोग के ऊपर दादागिरी कब्जा जमा के ऑयल को हथिया सकता है। इंडिया के तो पास से मिलता है ऑर्गेनिक चीजें, मतलब जैसे आपका रुई, कॉटन, ठीक है, और खाने पीने के मसाले, ये सब अच्छी चीजें मिलती हैं। और बीफ एक्सपोर्ट में भी आगे है, बहुत सारी प्राकृतिक चीजें, नेचुरल चीजें जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं, खास करके मसाला वसाला ये सब चीजें, ठीक है, रुई कॉटन वगैरह ये सब चीजें। और तो हमारे देश को भी निशाना बनाया गया था जब हमारा देश न्यूक्लियर पावर बनने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर नहीं रहेगा तो फिर आपको सामने वाला देश दबाएगा। और अमेरिका की शुरू से आदत रही है कि वो एक आधुनिक मतलब खतरनाक वेपन बनाए, या तो दूसरे दो कंट्रियों में आपस में लड़वा के अपने वेपन को बेच के पैसा कमाए, या फिर अपना खतरनाक वेपन बना के अपना दबदबा बना के कंट्रोल जमाए, अपना आपको दादा बना के रखे, अपना आपको सरदार बना के रखे।
पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियर पावर किसी के पास होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कंट्री का एक ही दावा रहता है कि हमको शांति चाहिए, हमको अमन चाहिए। अब जब बात शांति और अमन की आती है तो तुम अगर अमन की बात करते हुए इंसान के हाथ में हथियार एक एक 47 लेके खड़ा है इंसान और बोल रहा है कि मुझे अमन चाहिए, तो ये बात हजम नहीं होती है। ठीक है, तो हर हर कंट्री चाहता है कि वो अमन और शांति चाहता है, लेकिन उसके बावजूद वो न्यूक्लियर पावर बनाता है, क्योंकि आपको भी पता अच्छे से पता होगा आपको कि एक न्यूक्लियर वेपन कहीं पे भी गिरता है तो वो पूरा देश को तबाह कर देता है। लेकिन दूसरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये देखा जाता है कि अगर किसी के पास न्यूक्लियर पावर है तो उसके ऊपर कोई गंदी आंच नहीं आती, कोई गलत निगाहों से नहीं देखता है डर के मारे कि हाँ भाई इस कंट्री के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हम लोग को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इनके पास जो वेपन है बहुत खतरनाक है, शांति से वो रह सके इसलिए। लेकिन इसका दूसरा सिक्के का जो दूसरा जो पहलू है वो ये है कि अगर किसी एक इंसान के पास ताकतवर हथियार रहेगा, न्यूक्लियर वेपन रहेगा, तो सबके ऊपर दादागिरी करेगा, धौंस जमाएगा और अपनी मनमानी करेगा, कोई उसको रोक टोक नहीं पाएगा। इसलिए अमेरिका को इस चीज का डर है कि अगर सबके पास न्यूक्लियर पावर आ जाएगा तो मेरा दबदबा खत्म हो जाएगा, मुझे कोई सीरियस नहीं लेगा, और न्यूक्लियर से ज्यादा खतरनाक फिर वो क्या ही बनाएगा। तो फिर उसमें फिर रिसर्च, फिर इतना सारा पैसा खर्चा, फिर बहुत सारी चीजें, तो वो लोग नहीं चाहते, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर आने से उस देश की मजबूती बढ़ जाती है, सिक्योरिटी डिफेंस बढ़ जाती है। कोई भी इंसान उससे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेगा कहीं अगर ये न्यूक्लियर चला देगा तो हमारा पूरा देश का नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता होगा, कभी भी एक नॉर्मल भी वॉर होता है ना, तो वो कंट्री का जो जीडीपी है बहुत नीचे चला जाता है। तो अब कोई मिसाइल रॉकेट वॉकेट मारेगा तो फिर उसका जीडीपी कहाँ पहुंचेगा, और अगर न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर देगा, न्यूक्लियर मिसाइल मार देगा, तो फिर आपको पता है वो नक्शा क्या हालत होगा उसका। और ये देखने के लिए आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे हिस्ट्री का जो वाकया है, सबसे पहला एटम बॉम्ब जो अमेरिका मारा था जापान के ऊपर, ठीक है, तो पूरे जापान की हालत पूरी खराब हो गई, ठीक है। तो यही चीज है। तो मेरा जो मानना है, पहली बात तो न्यूक्लियर वेपन किसी भी कंट्री के पास नहीं होना चाहिए, ये बहुत खतरनाक वेपन है। किसी भी कंट्री के ऊपर गिरता है तो ये ना अच्छा देखता, ना बुरा देखता, ना बूढ़ा देखता, ना बच्चा देखता है, ना जवान देखता, सबको मार देता है। तो ये सुसाइड मिशन हो जाता है, तुम मेरे ऊपर चला रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर चला रहा हूँ, दोनों खत्म। तो ये चीज होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बेगुनाह लोग ज्यादा मर जाते हैं। लड़ाई पॉलिटिक्स के बीच में हो रही है, लड़ाई दो बड़े लोगों के बीच में आपस में हो रही है, गरीब जनता बेफिजूल में मर जाएगी। उनका क्या लेना देना भाई। एक गरीब इंसान बेचारा अपनी जिंदगी जंग नहीं जीत पा रहा है, अपनी गरीबी से वो आगे नहीं निकल पा रहा है, गरीबी से अपने लड़ाई नहीं कर पा रहा है सही से, ठीक है, वो तुम्हारे मामले में, बड़े लोगों के मामले में जंग में क्या ही घुसेगा, उसमें वो बेचारा वो भी मारा गया, ठीक है। और अगर है तो वो सबके पास होना चाहिए। क्यों भाई, तुम दूसरे को क्यों दबाओगे, क्यों दूसरे को नीचे दिखाओगे। तो मेरा मानना यही है कि अगर है तो सबके पास हो, और अगर नहीं है तो किसी के पास भी ना हो, ताकि शांति बराबर की कायम रहे। वरना एक के पास रहेगा वो दादागिरी करेगा। इस सब के बीच में लोगों का हमारे देश में बहुत सारा सवाल उठ रहा है कि जब इतने सालों से, इतने दिनों से, मतलब लगभग साल से ऊपर हो गया है, इजराइल फ़लस्तीनों पर इतना जुल्म किया, जेनोसाइड किया, हमले किए, लेकिन लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट इजराइल का ही किया और अपना आँख बंद रखा कि वहाँ पे इतने लोग, इतने बच्चे, बूढ़े, औरतें मर रही हैं, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। आज अगर ईरान इजराइल पर हमला किया है जस्ट बिकॉज अपने सेल्फ डिफेंस में, पहला हमला इजराइल ने किया, उसके बाद ईरान ने अपना बदला लिया, तो आज अगर वहाँ के लोग भाग रहे हैं या फिर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारतीय लोगों का, हमारे देश में बहुत सारे लोगों का दिल में दर्द बैठ रहा है कि उनके ऊपर क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि किसी का माइंड मैनिपुलेट किया गया हो, अधूरा नॉलेज देके, अधूरा ज्ञान देके, और दूसरा ये कि इंसान का इतना गंदा माइंड मैनिपुलेट किया गया हो कि इस्लाम के पीछे उसका इतना माइंड मैनिपुलेट किया गया हो कि उसको इतना नफरत हो उससे कि वो उसको बर्दाश्त ना कर सके, और इस्लाम के अगेंस्ट में कोई भी खड़ा रहेगा तो वो उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो ये नफरत का ही है जो आलम है आज, ये जो लोगों के अंदर झलक रहा है। पहली बात तो ये जो गाजा और जो इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है वो आज से नहीं है, इसकी आप हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे कि जब हिटलर जूस लोगों को मार मार के भगा रहा था और 10% लोगों को छोड़ देता, हिटलर ये भी बात बोलता है
कि मैं इन 10% लोगों को इसलिए छोड़ दे रहा हूँ ताकि आने वाले जमाने के लोग देखें कि मैंने इन्हें क्यों मारा था, ताकि ये मिसाल बन सके जो 10% लोगों को जो मैं छोड़ रहा हूँ आज जिंदा, ताकि आने वाले दौर के लोग समझ जाएं कि हिटलर ने इन लोगों को क्यों मारा था। तो वो लोग जब वहां से निकले, वो लोग आते हैं, फिलिस्तीन वाले लोग उनको जगह देते हैं रहने की, कि चलो ठीक है, तुमको मार के तुम्हारी जगह से भगा दिया गया है तो चलो ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। फिलिस्तीन वाले लोग उनको जगह देते हैं। वो लोग तादाद में कम होते हैं, वो लोग एक अपनी यूनिटी बनाते हैं, वो लोग भी ठानते हैं कि हम लोग को आज हिटलर ने मार के भगा दिया, हम लोग को इतना पावरफुल बनना है कि दोबारा कोई हिटलर ना पैदा हो जाए और हम लोग को दोबारा कोई मार ना सके। वही ताकत बनाते 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 उनको लगा कि हम लोग को अपना एक कंट्री चाहिए, अपना एक देश चाहिए। इधर बना पाकिस्तान। उन्होंने जब देखा कि इंडिया के हिस्से होके जब एक मुस्लिम मुल्क बन सकता है अपना, तो हम लोग भी बना सकें। फिर उन लोग का बना, अमेरिका की हेल्प से उन लोग का भी अपना एक कंट्री बना, इसराइल, जो कि फिलिस्तीन के अंदर बना। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए पाकिस्तान वाले एक अपना हिस्सा लेने के बाद आके अगर इंडिया में हमला करेंगे तो हम लोग जूते निकाल के इतना गंदा मार के भगाएंगे उनको कि भाई जब तुमको दे दिया तुम्हारा देश तो तुम वापिस इधर कहाँ से घुस रहे हो, यहाँ क्या तुम्हारा लेना देना। तो सेम वही बात है, जब इसराइल को अलग करके दे दिया गया तो फिर वो वापस इसराइल वहां पे गाजा में क्यों घुस रहा है, फिलिस्तीन के एरिया में क्यों घुस रहा है, फिर उस एरिया को कब्जा करना क्यों चाह रहा है। और यहाँ पे एक और बात यह है कि अभी इसराइल क्या चाहता है, अभी इसराइल चाहता है ग्रेटर इसराइल बनाना। उनका अगर रोड मैप आप देखेंगे कि वो एक ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, जिसमें काफी सारा पार्ट आपका इजिप्ट का भी आता है, जॉर्डन का भी आता है, तो मतलब एक काफी बड़ा एरिया है। आप ग्रेटर इसराइल अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उन लोग का विजन है ग्रेटर इसराइल बनाना, जिसकी वजह से ये लोग जेनोसाइड कर रहे हैं और एक झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये फिलिस्तीन वाले लोग हम लोग के ऊपर हमला किए, ये किया। भाई वो लोग तो तुमको रहने का जगह दिया, आज उन्हीं लोग के ऊपर तुम इल्जाम लगा रहे हो ये लोग हमला किए। उन लोग को पूरा तुम खत्म कर रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, बीवियों को मार रहे हो, तुम्हारा लड़कियों को मार रहे हो, बुजुर्गों को मार रहे हो, निहत्ते लोगों को मार रहे हो, हॉस्पिटल पर अटैक कर रहे हो। उस टाइम पे लोग फुल मजे लेते हैं क्योंकि इनके दिमाग में नफरत घुली पड़ी है मुसलमान के खिलाफ। ये जो गलत पोर्ट्रे किया गया सिनेमा के थ्रू और बड़े लोगों के थ्रू, उसकी वजह से। अरे ये इस्लाम गलत पोर्ट्रे क्यों किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर इस्लाम को गलत पोर्ट्रे नहीं किया गया तो ये वेस्टर्न जो कल्चर है पूरा डूब जाएगा, पूरा तबाह हो जाएगा। वेस्टर्न कल्चर जो सूद पे जो टिका हुआ है, सूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम में सूद लेना देना और इस सूद का लेन देन करवाने वाला भी हराम काम कर रहा है, जिसकी बहुत बड़ी गुनाह है। दूसरा, शराब इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, क्योंकि शराब पीना हराम है, बेचना हराम है, ठीक है, और किसी को पिलवाना भी हराम है। सूद मतलब दारू की, आपकी जो अल्कोहल की जो इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी अगर इस्लाम प्रॉपर फैलने लगा, लोग मानने लगे तो। दूसरा आपका ये क्या बोलते हैं, सूद का इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा। तीसरा आपका ये जो पोर्नोग्राफी जो इंडस्ट्री है, जो न्यूडिटी जो इंडस्ट्री है, जहां से भी $1 बिलियन की कमाई होती है, वो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा। अगर दो बिलियन लोग हैं जो मुसलमान हैं, अगर वो लोग प्रॉपर मुसलमान बन जाएंगे ना तो वर्ल्ड की जीडीपी हिल जाएगी इन सब चीजों से। और यही स्मार्ट पीपल, जो इंटेलेक्चुअल बीन, जो अमेरिका सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल बीन बनता है, ये लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन के नाम से जाने जाते हैं। और इन लोग को ये बात अच्छे से पता है कि आज अगर इन लोग को गलत पोर्ट्रे नहीं किया गया तो हम लोग को बहुत सारे इंडस्ट्री में इफेक्ट पड़ेगा। इनको गलत पोर्ट्रे करना भी जरूरी है, इनको बदनाम करना भी, डिफेम करना भी जरूरी है, लोगों के इनके दिमाग से नफरत भी भरनी जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुसलमान ना बने। तो लोगों को गुमराह करना ज्यादा जरूरी है। जो आज मुसलमान है उसको गुमराह करना ज्यादा जरूरी है। उसको ऐसा बनाना है कि ताकि वो इस्लाम छोड़ के मॉडर्न कल्चर में आ जाए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे अभी लाए जा रहे हैं, जैसे एलजीबीटी को प्रमोट करना, न्यूडिटी को प्रमोट करना, अल्कोहल को प्रमोट करना, सूद करना, जिनाखोरी करना, हर एक चीज को आम किया जा सके। और इस्लाम के अकॉर्डिंग आपका जिना करना, सेक्स करना, जैसे आपका ये जैसे कोठा वोठा जो खुला रहता है, तो इस्लाम के नजर में वो भी गलत है। तो वो इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी, वो भी आपका लाखों करोड़ों का कमाई का इंडस्ट्री है, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस्लाम साफ बोलता है कि आप चाहे किसी को गर्लफ्रेंड बना के उसके साथ सेक्स करें उसकी मर्जी से, या आप जबरदस्ती उसके साथ सेक्स करें, आपकी सजा एक ही है और वो है मौत। उसको जान से मार दो। एक ही इंसान सेक्स तभी कर सकता है जब वो शादी कर ले, उसकी वाइफ है तो उसके साथ ही उसका इजाजत है कि वो उसके साथ कर सकता है। बाहर किसी भी लड़के के साथ चाहे लड़की राजी हो या ना हो, जबरदस्ती करे या उसकी रजामंदी में करे, फिर भी उसकी सजा मौत है इस्लाम में। अगर कुआरा है तो 100 कोड़े में आजकल के टाइम पे इंसान मर ही जाता है, कोई जिंदा बचेगा नहीं। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो 100 कोड़ा खाने के बाद जिंदा रहे, इनडायरेक्टली वो मर ही जाएगा, मतलब वो मौत की सजा हो गई इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इस सब चीजों में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो दुश्मनी की यही आ गई। तो ये लोग मूवीज बनाते हैं, चलाते हैं,
और ये जो टेरर जो ग्रुप है, इन लोग को मुसलमान का नाम दिया जाता है कि हम लोग तुमको बैकएंड से फंडिंग दे रहे हैं, तुमको पैसा दे रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, तुम लोग आतंकवाद मचाओ, फुल खौफ लो, वो अंदर दिखाओ, मुसलमान का नाम यूज करो, अल्लाह अकबर बोलो और मारो काटो, वैसा उनकी तरह भेस पहन लो, और हम लोग तुमको पीछे से फुल फंडिंग कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तुमको गन वन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। भाई तुम मुझे एक बात बताओ, अगर कोई टेररिस्ट बनना चाहेगा, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास बंदूक नहीं है, उसके पास बिजनेस नहीं है, तो कैसे आतंकवादी बन जाएगा? एक वेपन, एक बंदूक की कीमत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, एक बम बनाने की कीमत बहुत ज्यादा होती है, इजी नहीं है कि किसी ने बोल दिया मैं आतंकवादी बनना चाहता हूँ और वो बन गया, नहीं, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। इनके बैकएंड में कोई बड़ा आदमी होता है, बैकएंड में कोई या तो कोई बड़ा बिजनेसमैन या बड़ा पॉलिटिक्स, ये लोग होते हैं, ठीक है, जो इन लोग को फंडिंग करते हैं, जो इन लोग को सपोर्ट करते हैं। और ये इस्लाम का आतंकवादी से लेके हम लोग का चैनल पर ऑलरेडी वीडियो इस चीज का मौजूद है कि इस्लाम आतंकवाद सिखाता है या नहीं सिखाता है, वो थोड़ा बड़ा वीडियो डिटेल्स में आप देख सकते हैं, मैं वो सेम चीज यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। तो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा लॉस होगा, तो वो लोग इसलिए हमेशा इस्लाम के दुश्मन बने बैठे हैं, क्योंकि उनके धंधे में नुकसान होगा। एक बिजनेसमैन अपने धंधे में कभी भी नुकसान पसंद नहीं करता, चाहे वो किसी से भी हो, तो इसलिए नफरत फैलाई गई, बांटी गई। और दूसरी बात, इंडिया में देखा जाता है कि इंडिया में धर्म की राजनीति बहुत अच्छे से चलती है, इंसान को कुछ नहीं चाहिए भाई, वो तुम्हारा 1000 रुपए लीटर पेट्रोल भी खरीदने के लिए तैयार है, अगर उसको धर्म के नाम पे तुम मिसलीड कर दोगे, उसका माइंड मैनिपुलेट कर दोगे तो। अब ये अफसोस और शर्म की बात है, 2014 से पहले जो हिंदू लोग थे हमारे देश में, उन लोग को कोई खतरा नहीं था इस्लाम से, मुसलमानों से कोई खतरा नहीं था, जो कि 14% है, 14-15% मुसलमानों से 80% के लोगों को कभी खतरा नहीं था। और जब आज सब कुछ उनका है, सत्ता उनका है, राज उनका है, सब कुछ उनका है, सब कुछ उनके हाथ में है, सारा पावर, सिक्योरिटी सब उनके हाथ में, उसके बावजूद वो लोग खतरे में। तो ये सीधा इंडिकेट करता है कि बस लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, माइंड मैनिपुलेट करके लोगों को डराया जा रहा है, और कोई बात नहीं, और वोट गेन किया जा रहा है, तुमको डराया जा रहा है कि तुम भाई मुसलमानों से डरो, उन 14% से तुमको खतरा, तुमको खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, हम तुमको बचा सकते हैं क्योंकि हम तुम्हारे रिलीजन के हैं, तो हम लोग को वोट। तो ये सबसे बेटर वे जो चल रहा है अभी वोट मांगने का, सबसे इजी है, क्योंकि इस चीज के मुद्दे पे इंसान जब वोट देने पाता है, ना वो अपना रोजगार मांगता है, ना शिक्षा मांगता है, ना मेडिकल की सुविधा मांगता है, ना किसी भी अन्य तरीके के, जैसे बिजली में सुविधा, अच्छी सड़कें, कुछ नहीं मांगता है। देश का ग्रोथ सब कुछ भूल जाता है इंसान, बस एक ही चीज सोचता है कि भाई मेरी जिंदगी बचा लो, मेरी जिंदगी को, जो मेरी जो जान का खतरा है, जो तुमने डर दिखाया है, तो मुझे जिंदा रहना, तो बाकी तो मैं भीख मांग के भी जी लूंगा, तो इस चीज से बचा लो। तो वो डर का जो माहौल बना के वोट जीत रहा है बंदा, कर रहा है। तो ये सब चीज चलती है और ये चलता रहेगा जब तक इंसान एजुकेट, में हर बार अपनी वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, जब तक इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा, एजुकेट नहीं होगा, तब तक वो इन चीजों को नहीं समझ पाएगा। इन चीजों को समझने के लिए एजुकेशन जरूरी है। और तुम मुसलमान से नफरत करके वो इंसान को भी तुम अगर मारोगे, वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। रिलीजन इंसान की एक सोच है, जिसको वो एक अपना जो मानने का तरीका जो लेके चलता है। पहले भी वीडियो में मैंने कवर अप कर चुका हूँ इस चीज के बारे में कि रिलीजन जो होता है वो तुम्हारे सोल को, आत्मा को शांति दिलाने का काम करता है। रिलीजन का रिश्ता, नाता असली शुरुआत होता है मरने के बाद। कोई भी रिलीजन हो, वो तुमको उन सवालों के जवाब देता है जिन सवालों के जवाब दुनिया के लोग नहीं दे सकते। तो उन सवालों के जवाब रिलीजन देता है कि मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, तुमको अच्छा काम करना चाहिए, बुरा काम करना चाहिए। तो ये चीज जो है धर्म सिखाता है, कौन सी अच्छी चीज है, कौन सी बुरी चीज है। और सबसे बड़ी, अगर मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर आप नोटिस करेंगे, कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि दूसरे धर्म वालों को मारो या फिर खत्म करो। हर धर्म का कॉन्सेप्ट यही होता है कि बुराई से लड़ो, गलती से लड़ो, क्राइम से लड़ो, पाप से लड़ो, ठीक है, पापी से लड़ो। क्योंकि आप अगर गीता में, महाभारत देखेंगे, जब श्री कृष्ण जो अर्जुन को बोलते हैं मारने के लिए, जिनसे युद्ध करने के लिए बोलते हैं, तो वो कोई मुसलमान नहीं थे जिनसे वो युद्ध करने के लिए बोलते हैं। अगेंस्ट में जिनसे लड़ने बोलते हैं वो भी हिंदू ही थे, ठीक है। यहाँ अगर आप मुसलमानों में अगर आप देखें, करबला के मैदान में जो जंग हुई, जो इतना हर मुहर्रम के टाइम पे जो याद किया जाता है, माना जाता है मुसलमानों में, गम का टाइम है, तो उसमें भी जो इमाम हुसैन थे वो किसी हिंदू को नहीं मार रहे थे, किसी गैर मुस्लिम को नहीं मार रहे थे, आपस में दोनों तरफ मुसलमान ही थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप देखोगे। क्योंकि क्रिश्चियंस को जो मारने वाले, जो ईसा अलैहिस्सलाम को, जो जीसस को जो सूली पे चढ़ाने वाले हैं, मारने वाले, वो लोग खुद उनके ही कौम के लोग, कोई दूसरे धर्म के, कोई मुसलमान या कोई सनातनी वहां नहीं था जो जीसस को जाके सूली पे चढ़ा दिया लोग। तो ये देखा गया है कि हमेशा, हर बार जब भी लड़ाई रही है ना, बुराई के खिलाफ रही है, कभी धर्म के खिलाफ लड़ाई रही नहीं। तो जिस दिन इंसान एजुकेशन हासिल करेगा, तो ये लोग धर्म के नाम पे जैसे मैनिपुलेट करते हैं ना, ये मैनिपुलेट नहीं करते हैं।
तो ये बात है। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शिक्षा अगर नहीं होगी तो आप लोग ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश कोई भी हो, आज अगर इसराइल फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहा है, गाजा के ऊपर जुल्म कर रहा है, तो यहाँ गलती इसराइल की है। तो उसके फेवर में अगर आके आज ईरान खड़ा होता है और ईरान से अगर ये लोग पंगा लेता है, ईरान से लड़ता है, तो ईरान अपने डिफेंस में अगर वार करता है, तो इसमें फिर ईरान की गलती नहीं है। और अगर आप बोलते हो कि नहीं हम इसराइल का सपोर्ट करेंगे, तो ये एक बेवकूफ़ी है। क्योंकि आपको एजुकेशन अगर आपके पास होगा तो आपको पता लगेगा